Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone. आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन या रैशनल एंड इररेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ये टॉपिक फार्मेसी के कोर में है क्योंकि गलत दवाई का इस्तेमाल ना सिर्फ पेशेंट्स को नुकसान पहुंचाता है बल्कि एक हेल्थ केयर सिस्टम को भी बर्बाद कर सकता है। ठीक है, इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां हर दवाई सही वक्त पर सही तरीके से दी जाए। ये ना सिर्फ जिंदगियां बचाता है बल्कि पैसे और रिसोर्सेज भी बचाता है। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं या फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं, ये लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर होगा। ठीक है, सो आज जो हम टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे उनमें है डेफिनेशंस ऑफ रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, WHO की डेफिनेशन क्या है, कोर इंटरवेंशंस क्या होती हैं टू प्रोमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, अप्रोचेस क्या हैं फॉर रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, देन व्हाट आर द बेनिफिट्स, what are the government strategies, then what is exactly the definition of irrational use of drug। ठीक है, and रीजंस क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, कॉमन पैटर्न्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं और फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और स्लाइड बाय स्लाइड इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है डेफिनेशन ऑफ रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज मींस प्रोवाइडिंग द राइट ड्रग फॉर द राइट पेशेंट इन द राइट डोज एट द राइट टाइम बाय द राइट रूट एंड इकोनॉमिकली। यानी रैशनल यूज का मतलब है सही पेशेंट को सही दवाई देना, सही क्वांटिटी में देना, सही टाइम पर देना, सही तरीके से देना, जैसे इंजेक्शन या टैबलेट, और वो भी सस्ता और अफोर्डेबल तरीके से। ये राइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, RIGHT, ये राइट का कॉन्सेप्ट 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है। ठीक है, जो फार्मेसी में एक स्टैंडर्ड है जहां हम गलतियां अवॉइड करते हैं। ठीक है, देन वी हैव इंश्योर्स मेडिकेशंस आर सेफ, इफेक्टिव, एप्रोप्रिएट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये गारंटी करता है कि दवाइयाँ सेफ हों, मतलब साइड इफेक्ट से बचाएं, इफेक्टिव हों यानी काम करें, एप्रोप्रिएट हों, पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक हों, और कॉस्ट इफेक्टिव हों यानी फजूल खर्ची ना हो। ठीक है, फोकस इज ऑन पेशेंट सेंटर्ड केयर टू ऑप्टिमाइज आउटकम्स। पेशेंट सेंटर्ड केयर एक अप्रोच है जहां हम पेशेंट की नीड्स को दिमाग में रखते हुए सेंटर में रखते हैं ताकि ट्रीटमेंट के रिजल्ट जो हैं वो बेहतर हों, जैसे बीमारी का इलाज हो और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो। WHO डेफिनेशन ऑफ रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जो दुनिया भर में हेल्थ पॉलिसीज बनाता है, इसको डिफाइन करता है। ठीक है, पेशेंट रिसीव मेडिकेशंस एप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड्स इन एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द लोएस्ट कॉस्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी। ओवरऑल द सेफ, इफेक्टिव, एप्रोप्रिएट एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ ड्रग्स। अच्छा, यानी पेशेंट्स को वो दवाइयाँ मिलनी चाहिए जो उनकी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक हो। जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक दें, ना कि उसको विटामिन दें। ठीक है, डोज यानी क्वांटिटी जो हर पेशेंट के वेट, एज या किडनी फंक्शन के हिसाब से एडजस्ट की जाए। ये पर्सनलाइज्ड डोजिंग है ताकि ओवरडोज या अंडरडोज ना हो। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन सही हो, ना ज़्यादा लंबा हो ना बहुत छोटा हो। जैसे एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करना ज़रूरी है ताकि रेजिस्टेंस से बचाया जा सके। सबसे सस्ती ऑप्शन चूज करें लेकिन जो इफेक्टिव हो। ऐसा ना हो कि सस्ता हो बट क्वालिटी जो है वो सब स्टैंडर्ड हो। तो सबसे सस्ता ऑप्शन चूज करें जो इफेक्टिव हो ताकि पेशेंट और सोसाइटी पर बोझ ना पड़े। कोर इंटरवेंशंस टू प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स। ये इंटरवेंशंस यानी स्ट्रेटजीज हैं जो रैशनल यूज को प्रमोट करती हैं। द फर्स्ट वन इज एजुकेशन। Train prescribers, develop printed materials, use media for patient and public education। डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग दें, ब्रोशर्स या पैम्पलेट्स बनवाएं और टीवी, सोशल मीडिया से पेशेंट्स और पब्लिक को एजुकेट करें कि दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। देन वी हैव क्लिनिकल गाइडलाइंस। क्रिएट एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस फॉर वेरियस केयर लेवल्स एंड कंडीशंस। एविडेंस बेस्ड यानी रिसर्च के बेस के ऊपर गाइडलाइंस जो प्राइमरी केयर से लेकर हॉस्पिटल लेवल तक कंडीशंस के लिए हों। ठीक है, जैसे डायबिटीज मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, हाइपरटेंशन का क्या है एंड ऑल दैट। ओरिएंटेड इंटरवेंशंस अप्लाई इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी मेजर्स टू इम्प्रूव प्रिस्क्राइबिंग।
यानी इकोनॉमिक जैसे सब्सिडीज और रेगुलेटरी जैसे लॉज जो गलत प्रिस्क्राइबिंग को रोकें ताकि बेटर डिसीजंस हों। मैनेजरियल इंटरवेंशंस, इम्प्लीमेंट सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, यानी सुपरवाइजर से चेक करवाएं, प्रिस्क्राइबिंग को मॉनिटर करें और फीडबैक दें ताकि इम्प्रूवमेंट्स आए। ठीक है। रिसर्च कंडक्ट स्टडीज फॉर रिलायबल डाटा एंड फीडबैक, स्टडीज करके डाटा कलेक्ट करें जो रैशनल यूज को सपोर्ट करें। ठीक है। कोलैबोरेशन, फोस्टर इंटरडिसिप्लिनरी वर्क अक्रॉस हेल्थ एंड सोशल साइंसेस, यानी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, सोशोलॉजिस्ट सब मिलकर काम करें ताकि होलिस्टिक अप्रोच हो। ये सब इंटरवेंशंस मिलकर रैशनल यूज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है। अप्रोचेस फॉर रैशनल यूज ऑफ ड्रग, आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है रैशनल प्रिस्क्राइबिंग के लिए। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ द पेशेंट इशू, पेशेंट की प्रॉब्लम की असल वजह समझें, जैसे हेडेक का कॉज टेंशन है या माइग्रेन है। ठीक है। सेकंड इज गैदर डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द इलनेस, बीमारी की पूरी हिस्ट्री लें, कब शुरू हुई, क्या सिम्टम्स हैं। ऑब्टेन कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकेशन हिस्ट्री इंक्लूडिंग OTC एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, OTC यानी ओवर द काउंटर जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलते हैं जैसे पेन किलर्स, प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर के लिखे हुए। ठीक है। ये हिस्ट्री ड्रग इंटरेक्शन से बचाती है। गोल, बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर एक्यूरेट असेसमेंट, यानी ये बेस बनाता है सही इवैल्यूएशन के लिए। स्टेब्लिश डायग्नोसिस, पास मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग मेडिकेशन हिस्ट्री, OTC, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, हरी हिस्ट्री वगैरह जो है आप उसकी कलेक्ट करें, आप उसकी करंट प्रेजेंट कंप्लेंट्स को देखें, लेफ्ट फाइंडिंग्स देखें। इफ पेशेंट इज नॉट डायग्नोस्ड एक्यूरेटली देन द थेरेपी इज टर्म्ड एज इरेशनल थेरेपी, अगर पेशेंट सही डायग्नोस ही नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उसको जो भी थेरेपी दोगे ऑब्वियसली गलत दोगे। ठीक है। तो ये इरेशनल थेरेपी में आता है। ठीक है। या इरेशनल ट्रीटमेंट कहलाता है। एक्यूरेटेड डायग्नोसिस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रैशनल थेरेपी, आप पहले डायग्नोस ठीक करो, बाद में थेरेपी पे देखेंगे कि वो सही जा रही है, क्योंकि अगर आपने डायग्नोस गलत किया तो आप ऑब्वियसली थेरेपी भी इरेशनल दोगे, लेकिन अगर आपने डायग्नोस सही किया तो यानी कि थेरेपी भी वो रैशनल होगी। थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, फोकस ऑन रिलीविंग सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी अलामत, जैसे बुखार को कम करना। ठीक है। एम टू प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन, बीमारी को बढ़ने से रोकना, जैसे डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करना। ठीक है। कंसीडर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम रिलीफ एंड प्रिवेंशन, दोनों मिलकर जैसे पेन रिलीफ और इन्फेक्शन कंट्रोल। ड्रग ऑफ चॉइस और लाइफस्टाइल चेंजेस, ड्रग ऑफ चॉइस यानी बेस्ड दवाई या लाइफस्टाइल जैसे डाइट बदलना। ठीक है। इफ ड्रग थेरेपी इज नीडेड सेलेक्ट बेस्ड ऑन एफिकेसी, एफिकेसी यानी कितनी इफेक्टिव है दवाई। ठीक है। उस बेसिस पर डिसाइड करना। सेफ्टी यानी सेफ हो, साइड इफेक्ट्स कम हो। सुटेबिलिटी फॉर द पेशेंट, पेशेंट की एज एलर्जीज के मुताबिक हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी सस्ती और फायदेमंद हो। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आसान तरीके से देना, जैसे टैबलेट वर्सेस इंजेक्शन। स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स यानी कैसे स्टोर करें, फ्रिज में या रूम टेम्परेचर पे। देन वी हैव स्टार्ट ट्रीटमेंट, डिस्क्राइब एंड इनिशिएट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवाई लिखें और शुरू करवाएं। एजुकेट पेशेंट ऑन बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, फायदे और साइड इफेक्ट्स बताएं, जैसे नोजिया हो सकता है। ठीक है। वोमिटिंग हो सकती है। इंस्ट्रक्शन हाउ टू मैनेज साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के तरीके, जैसे पानी ज़्यादा पीना। ठीक है। प्लान फॉलो अप विजिट टू असेस ट्रीटमेंट प्रोग्रेस, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करें ताकि चेक करें कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। देन वी हैव रिजल्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट, असेस आउटकम्स वाया फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन, चेकअप और टेस्ट से रिजल्ट देखें। इफ पेशेंट रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली क्लासीफाई एज रैशनल थेरेपी, अगर बेहतर हो तो रैशनल कहलाता है, यानी कि अगर पेशेंट ठीक हो रहा है तो दैट मीन्स द थेरेपी यू आर गिविंग इज रैशनल। इफ नो रिस्पॉन्स रीअसेस द प्रॉब्लम फ्रॉम द बिगनिंग, अगर नहीं तो शुरू से चेक करें। ठीक है। मॉनिटर फॉर इफेक्टिवनेस एंड एडजस्ट एज नीडेड, ऑन गोइंग मॉनिटरिंग और चेंजेस वगैरह जो है वो आप करते रहें। देन वी हैव कंक्लूजन ऑफ द थेरेपी, वेरीफाई इफ थेरेप्यूटिक गोल्स आर अचीव्ड, गोल्स पूरे हुए या पहले वेरीफाई करें। कन्फर्म इफ पेशेंट प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हुए पेशेंट के, नहीं हुए। इफ नॉट इन्वेस्टिगेट फर्दर, और अगर नहीं तो चेक करें और फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। चेक पेशेंट कंप्लायंस, कंप्लायंस यानी पेशेंट ने दवाई सही से ली। ठीक है। री एवेल्युएट ऑल डायग्नोसिस, यानी आप डायग्नोसिस को री एवेल्युएट करें सारे वापसी। ठीक है। देन वी हैव बेनिफिट्स ऑफ प्रमोटिंग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ये हमें बताती है कि रैशनल यूज से क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। इम्प्रूव्स प्रिस्क्राइबिंग डिसीजंस फॉर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स, यानी डॉक्टर्स बेटर चॉइसेस करते हैं, जैसे सही एंटीबायोटिक सेलेक्ट करना। दूसरा ये कि रिड्यूसेस इरेशनल और अननेसेसरी मेडिसिन यूज़, यानी बेकार दवाइयाँ कम हो जाती हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ना देना।
ठीक है। enhances patient outcomes by ensuring right treatment and avoiding adverse reactions. adverse reactions यानी साइड इफेक्ट्स जैसे एलर्जी, ये उनको अवॉइड करता है और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है। सेव रिसोर्सेज एंड मनी फॉर पेशेंट्स एंड गवर्नमेंट्स, पैसे बचाता है जैसे अननेसेसरी टेस्ट या दवाइयाँ ना खरीदना, ठीक है। डिक्रीजेज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बाय कर्बिंग एंटीबायोटिक ओवर यूज। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी बैक्टीरिया का दवाइयों के अगेंस्ट मजबूत हो जाना जो ओवर यूज से होता है, ये उसको कम करता है, ठीक है। ओवरऑल ये बेनिफिट हेल्थ सिस्टम को एफिशिएंट बनाते हैं, राइट। देन वी हैव गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रमोट रैशनल यूज। गवर्नमेंट्स रैशनल यूज को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। डेवलप अ लॉन्ग टर्म नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर रैशनल मेडिसिन यूज, एक लंबी मुद्दत की कौमी पॉलिसी बनाएं जो रैशनल दवाई इस्तेमाल को फोकस करें, ठीक है, यानी कि रैशनल मेडिसिन को फोकस करें, जैसे नेशनल हेल्थ प्लान्स में इंक्लूड करना, ठीक है। सपोर्ट कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन यानी CME जो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के लिए ऑन गोइंग ट्रेनिंग है ताकि वो लेटेस्ट नॉलेज से अपडेट रहें, जैसे वर्कशॉप्स हो गई, ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस के ऊपर। क्रिएट एंड पब्लिसाइज एल्गोरिथम्स एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। एल्गोरिथम यानी स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट्स और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस यानी मंजूर शुदा इलाज, अगर मैं कहूँ उसको तो यानी कि मंजूर शुदा इलाज के प्रोटोकॉल्स वगैरह, यानी कि वो चीज़ें जो आपकी गाइडलाइंस में लिखी हैं और गाइडलाइंस ईयर बाय ईयर या क्वार्टरली जो है वो अपडेट होती जाती हैं। क्रिएट एंड पब्लिसाइज एल्गोरिथम्स एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। तो आप एक जो है वो गाइडलाइन बनाएं हर चीज़ की, ठीक है, हर ट्रीटमेंट की, और जो आप गाइडलाइंस बना रहे हो, ठीक है, वो पब्लिसाइज किए जाएं ताकि सब यूज़ करें। मिसाल के तौर पर हाइपरटेंशन के लिए स्टैंडर्ड दवाई सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। डेवलप पेशेंट इंफॉर्मेशन पैम्फलेट्स, यानी पेशेंट के लिए आसान जुबान में ब्रोशर्स बनाएं जो दवाइयों के बारे में जानकारी दें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दें, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स और सही इस्तेमाल क्या है उसका। प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स टू एडवांस रैशनल प्रैक्टिसेस। इंसेंटिव्स यानी रिवॉर्ड्स जैसे फंडिंग या रिकग्निशन जो साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स को मोटिवेट करें कि रैशनल यूज़ पे रिसर्च और पॉलिसीज़ बनाएं। ये स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट्स को इनेबल करती हैं कि रैशनल यूज़ को सिस्टम लेवल पर इम्प्लीमेंट करें जो अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाता है। देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल ड्रग यूज़। सही है, अब हम इर्रेशनल यूज़ की तरफ आते हैं जो रैशनल का अपोजिट है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक पेशेंट रिसीव मेडिकेशंस इनएप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल कंडीशन। पेशेंट्स को वो दवाइयाँ मिलती हैं जो उनकी मेडिकल कंडीशन के लिए सही नहीं होती, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने पर एंटीबायोटिक देना, ठीक है। डोजेज डू नॉट मीट इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स और डिजायर्ड ड्यूरेशन, यानी क्वांटिटी या ड्यूरेशन सही नहीं हो, ठीक है, जैसे कम डोज से ट्रीटमेंट फेल हो जाए या ज़्यादा से साइड इफेक्ट्स हो। इंक्लूड्स, और ये सब पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है यूज़ ऑफ ड्रग्स व्हेन नो थेरेपी इज़ इंडिकेटेड, जब कोई दवाई की ज़रूरत नहीं फिर भी देना, जैसे नॉर्मल कोल्ड में अननेसेसरी मेडिसिन देना, ठीक है। रॉन्ग ड्रग्स फॉर अ कंडीशन रिक्वायरिंग थेरेपी, बीमारी के लिए गलत दवाई जैसे पेन के लिए एंटीबायोटिक देना, राइट। बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ड्रग्स विद डाउटफुल अनप्रूवन एफिकेसी और अनसर्टेन सेफ्टी। एफिकेसी यानी इफेक्टिवनेस जो शक में हो या प्रूव नहीं हो उसकी, और सेफ्टी यानी जो सेफ ना हो, ठीक है, या उसका अननोन रिस्क हो, वो मेडिसिन देना। फेलियर टू प्रिस्क्राइब अवेलेबल सेफ इफेक्टिव ड्रग्स, यानी जो सेफ और इफेक्टिव दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनको ना लिखना बल्कि बेकार ऑप्शन चूज करना, राइट। इनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेजेस और ड्यूरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी देने का तरीका गलत हो, जैसे ओरल दवाई को इंजेक्शन समझना। डोजेजेस यानी क्वांटिटी गलत देना। ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड जो है उसका वो रॉन्ग है। ये डेफिनेशन हमें बताती है कि इर्रेशनल यूज़ कितना कॉमन और हार्मफुल है और इसे अवॉइड करना फार्मेसी प्रैक्टिस का हिस्सा है। देन वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेशनल ड्रग यूज़। ये प्रैक्टिकल मिसालें हैं जो इर्रेशनल यूज़ को हाईलाइट करती हैं। ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटीडायरियल्स फॉर नॉन स्पेसिफिक चाइल्डहुड डायरिया। नॉन स्पेसिफिक चाइल्डहुड डायरिया यानी बच्चों को आम डायरिया जो वायरस से होता है, जहाँ एंटीबायोटिक्स और एंटीडायरियल्स अननेसेसरी है क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग है, राइट। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इंजेक्शंस फॉर मलेरिया। इनडिस्क्रिमिनेट यानी बिना सोच समझ के इंजेक्शंस मलेरिया के लिए देना जब ओरल टैबलेट्स काफ़ी हों, राइट। ये इन्फेक्शन रिस्क बढ़ाता है। मल्टीपल और ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशंस, यानी एक से ज़्यादा दवाइयाँ लिखना। ओवर प्रिस्क्रिप्शन जैसे सिंपल फीवर में 5 से 6 मेडिसिन लिख दी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स फॉर माइल्ड नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस।
अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं, ठीक है। माइल्ड नॉन बैक्टीरियल यानी हल्के इन्फेक्शंस जो बैक्टीरिया से नहीं, जैसे वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यूआरआई, जहां एंटीबायोटिक बेकार है। टॉनिक्स एंड मल्टीविटामिन्स फॉर मेल न्यूट्रिशन, टॉनिक्स यानी एनर्जी बूस्टर्स और मल्टीविटामिन जो मेल न्यूट्रिशन के लिए देना जब प्रॉपर डाइट और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो, ठीक है। अननेसेसरी यूज ऑफ एक्सपेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव यानी हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो एक्सपेंसिव वाली देना जब सस्ती ऑप्शंस अवेलेबल हो, ठीक है, और ज़रूरत ना हो। ये एग्जाम्पल्स रियल वर्ल्ड में बहुत कॉमन है और रेजिस्टेंस या साइड इफेक्ट्स के कॉज बनते हैं। देन वी हैव रीजंस फॉर इरेशनल ड्रग यूज। अब इनके रीजंस देखते हैं कि ये क्यों होता है। पेशेंट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन, पेशेंट्स को दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं होती तो वो गलत डिमांड करते हैं। इन एडिक्वेट कंसल्टेशन फ्रॉम फिजिशियंस, डॉक्टर से प्रॉपर उनसे जो है वो कंसल्टेशन नहीं मिली, जैसे जल्दी में प्रिस्क्रिप्शन लिख देना। लैक ऑफ रेगुलेशन इन ड्रग यूज एंड सप्लाई बाय इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेगुलेशन यानी निज़ाम, ठीक है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे ड्रग कंट्रोल बॉडीज होती हैं, ठीक है, तो उसे इन्फोर्स नहीं होती तो गलत सप्लाई होती है मेडिसिन, ठीक है। ईजी एक्सेसिबिलिटी टू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं बिना चेक के, ठीक है। ईजी एक्सेस टू ओटीसी मेडिकेशंस, ओटीसी यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ जो आसानी से मिलने से मिसयूज होता है उनका, ठीक है। एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नॉन प्रोफेशनल्स, दोस्त, रिश्तेदार या नॉन एक्सपर्ट्स की सलाह, ठीक है, जो मेडिकल नहीं होती, ठीक है। पेशेंट सेल्फ डिसीजन मेकिंग, यानी पेशेंट खुद डिसाइड करता है दवाई लेने का बिना डॉक्टर के। इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एड से जो है वो इन्फ्लुएंस होना, जैसे टीवी पर दवाई की मार्केटिंग जो ओवर हाइप करती हैं, ठीक है, ये रीज़न सिस्टमिक और बिहेवियरल हैं जो एजुकेशन और रेगुलेशन से सॉल्व किए जा सकते हैं। देन वी हैव कॉमन पैटर्न्स ऑफ इरेशनल मेडिसिन यूज। अच्छा, हमारे पास ये कॉमन तरीके हैं जो इरेशनल यूज को शो करते हैं। ओवर यूज ऑफ ड्रग एंड इंजेक्शंस ड्यू टू ओवर प्रिस्क्राइबिंग एंड ओवर कंजम्पशन, दवाइयाँ और इंजेक्शंस को ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। ओवर प्रिस्क्राइबिंग मतलब डॉक्टर ज़्यादा लिखते हैं, ओवर कंजम्पशन मतलब पेशेंट ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। इन सब वजह से पर्टिकुलरली इफेक्ट्स और ये सब पॉइंट्स एंटीबायोटिक्स, एंटीडायरियल्स, पेन किलर्स, इंजेक्शंस, कफ एंड कोल्ड प्रेपरेशन, यानी एंटीबायोटिक्स का गलत यूज़ करना, ठीक है, पेन किलर्स का गलत यूज़ करना, बिला वजह इंजेक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है, कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन, ठीक है, और ये भी आप बिला वजह ले रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पुअर हेल्थ आउटकम्स, रेजिस्टेंस एंड रिसोर्स वेस्ट, ये गलत यूज से हेल्थ रिजल्ट्स खराब होते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ती है, रिसोर्सेज, पैसे, दवाइयाँ ज़ाया होती हैं। ये पैटर्न्स ग्लोबल इशू हैं जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स एंड द फर्स्ट वन इज़ अनरिलायबल ड्रग सप्लाई। हॉस्पिटल्स या फार्मेसीज में दवा की कंटिन्यूस सप्लाई ना होना, शॉर्टेजेस क्रिएट होती हैं जो इरेशनल सब्स्टिट्यूशन और इनएप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग को बढ़ाते हैं। ड्रग शॉर्टेजेस की वजह से डॉक्टर्स ऑल्टरनेटिव ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो शायद उतनी इफेक्टिव या सेफ ना हो। हैवी पेशेंट लोड, जब डॉक्टर्स और फार्मेसिस्ट पे पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है तो उनके पास हर प्रिस्क्रिप्शन को डिटेल में असेस करने का वक्त नहीं रहता, जो इरेशनल ड्रग यूज़ की तरफ लेके जाता है। लैक ऑफ स्टाफ, सही क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी भी इरेशनल थेरेपी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। लैक ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स, लैब्स, अगर प्रॉपर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो डिजीज़ का एक्यूरेट डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है और इरेशनल थेरेपी स्टार्ट होती है। लैक ऑफ रेगुलेशन इन्फोर्समेंट, अगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन्फोर्स नहीं करते तो इरेशनल मार्केटिंग, ओवर द काउंटर मिसयूज़ और सब स्टैंडर्ड ड्रग्स ईजिली मार्केट में आती हैं। देन वी हैव प्रिस्क्राइबर। अब थोड़ा फोकस करते हैं प्रिस्क्राइबिंग फैक्टर्स के ऊपर या प्रिस्क्राइबर फैक्टर्स के ऊपर। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अगर डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं है तो वो आउटडेटेड या गलत क्लिनिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। आउटडेटेड प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन अगर अपडेट ना होती रहे तो प्रिस्क्राइबर्स पुराने और ऑब्सोलीट ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो मॉडर्न गाइडलाइंस के मुताबिक रैशनल नहीं होते। इनएडिक्वेट एग्जामिनेशन, पेशेंट का जल्दी एग्जामिनेशन करना, बिना डिटेल हिस्ट्री लिए ही दवा प्रिस्क्राइब करना इरेशनल ड्रग यूज़ का एक मेजर फैक्टर है। हैवी पेशेंट लोड, जैसे पहले डिस्कस किया, जब एक डॉक्टर के पास पर डे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं तो प्रिस्क्राइबिंग शॉर्टकट्स लिए जाते हैं जिससे इरेशनल थेरेपी बढ़ जाती है, राइट। डिस्पेंसर, फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर्स भी इस सिस्टम के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं लेकिन उनकी तरफ से भी चैलेंजेस होते हैं। इनएप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, अगर डिस्पेंसर प्रॉपरली ट्रेन नहीं है तो वह मेडिसिन को ठीक तरीके से एडवाइस नहीं कर पाता। शॉर्टेज ऑफ डिस्पेंसिंग मटेरियल, एग्जाम्पल के तौर पे अप्रोप्रिएट लेबलिंग,
और मेजरिंग डिवाइसेस और पैकेजिंग ना मिलना काउंसलिंग और सेफ डिस्पेंसिंग को लिमिट करता है। देन वी हैव शॉर्ट डिस्पेंसिंग टाइम, हर पेशेंट को काउंसलिंग के लिए कम वक्त देना जो पेशेंट की कंप्लाइंस और अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट करता है, डेफिनेटली करता है। देन वी हैव लो स्टेटस ऑफ डिस्पेंसर, बहुत सी सोसाइटीज़ में डिस्पेंसर को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता जितना डॉक्टर को दिया जाता है, जिससे उसकी एडवाइस को पेशेंट्स इग्नोर कर देते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर, राइट। देन वी हैव पेशेंट एंड कम्युनिटी, अब बारी है पेशेंट्स और कम्युनिटी बिलीव्स की। कल्चरल बिलीव्स, बहुत सी कम्युनिटीज़ में इंजेक्शन को पावरफुल समझा जाता है और टैबलेट्स को वीक, इस वजह से इरेशनल डिमांड होती है। कम्युनिटी बिलीव्स अबाउट ड्रग्स, लोग एंटीबायोटिक्स को हर बुखार और सर्दी जुकाम का क्योर समझते हैं जो कम्प्लीटली इनएक्यूरेट है। शॉर्टेज ऑफ प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन, पेशेंट के पास बेसिक लीफलेट्स या गाइड बुक्स ना होने की वजह से वो मेडिसिन को प्रॉपरली समझ नहीं पाते और मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। देन वी हैव इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी रैशनल यूज़ पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। प्रोमोशनल एक्टिविटीज़, एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स डॉक्टर्स को स्पेसिफिक ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने पे पुश करती हैं, चाहे जेनेरिक चीपर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों। मिसलीडिंग क्लेम्स, कभी कभी इंडस्ट्री एग्जैजरेटेड क्लेम्स करती है जैसे फास्टेस्ट क्योर या नो साइड इफ़ेक्ट्स, जो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग क्रिएट कर रहा होता है। अगेंस्ट जेनेरिक सिस्टम, फार्मा इंडस्ट्री ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्रोमोट करते हैं और जेनेरिक सब्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट रहती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही होती है, ठीक है। देन वी हैव डेवलप अ फ्रेमवर्क थ्रू विच फार्मासिस्ट कैन इम्प्रूव रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यानी कि एक फार्मासिस्ट फ्रेमवर्क है टू इम्प्रूव द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब हम एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देखते हैं जो स्पेशली फार्मासिस्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो रैशनल मेडिसिन यूज को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। डायग्राम में हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज एग्जामिन, इस स्टेप में फार्मासिस्ट एग्जिस्टिंग ड्रग यूज प्रैक्टिसेस को एनालाइज करता है। इसके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव स्टडीज यूज की जाती हैं जहां नंबर्स और डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि पता चले कि प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न्स सही है या इर्रेशनल है। डायग्नोस, यहाँ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और उनके कॉजेज आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये काम होता है इन डेप्थ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडीज से। फॉर एग्जांपल, अगर इर्रेशनल प्रिस्क्राइबिंग कुछ ड्रग्स में ज़्यादा हो रही है तो उसके एक्चुअल रीजंस जैसे पेशेंट डिमांड या प्रिस्क्राइबर हैबिट आइडेंटिफाई किए जाते हैं। देन वी हैव ट्रीट, मतलब इंटरवेंशंस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना। फार्मासिस्ट अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, CME प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा सकते हैं और ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ ही डाटा कलेक्ट करना भी ज़रूरी होता है ताकि मेजर कर सकें कि इंटरवेंशंस का पेशेंट केयर पे क्या इफेक्ट पड़ा। देन वी हैव फॉलोअप, लास्ट स्टेप है चेंजेस को इवैल्यूएट करना, यानी पेशेंट आउटकम्स को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इवैल्यूएशन के जरिए मेजर करना, जैसे ADRs एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कम हुए या अननेसेसरी प्रिस्क्राइबिंग डिक्रीज हुई। ये साइकिल कंटिन्यूस है, मतलब एग्जामिन, डायग्नोस, ट्रीट, फॉलोअप एंड फिर दोबारा इंप्रूवमेंट का प्रोसेस रिपीट होता है। फार्मासिस्ट का कोर रोल होता है हर स्टेज में रैशनल यूज को इम्प्रूव करना। होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल ड्रग यूज सिर्फ एक डॉक्टर के डिसीजन की वजह से नहीं होता, बल्कि पूरे हेल्थ सिस्टम, प्रिस्क्राइबर्स, डिस्पेंसर्स, पेशेंट्स और इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कंबाइन इफेक्ट होता है। और फार्मासिस्ट एज अ मेडिसिन एक्सपर्ट इस पूरे चेन का सेंट्रल प्लेयर होता है जो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग प्रमोट कर सकता है और इरेशनल प्रैक्टिसेस प्रिवेंट कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आप रैशनल ड्रग यूज को प्रमोट करने वाले लीडर बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो फार्मडी लेक्चर्स फार्मेसी मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। So signing off until next lecture. Till then, take care of your health, revise your notes and keep memorizing. Best of luck for your exam. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning and Allah Hafiz.